नमस्कार। डीडी उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। इंटरमीडिएट करने के बाद बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो निर्धारित नहीं कर पाते कि उन्हें भविष्य में करना क्या है, जबकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अडिग होते हैं अपने लक्ष्य को लेकर और फिर उसी तरह अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं। कई बार हम मूवीज़ और न्यूज़पेपर पढ़ के ये सोचते हैं कि हमें भी देश की सेवा करनी है, जिस देश की मिट्टी में हम जन्मे हैं उसके लिए कुछ करना है। सोचना तो आसान है, लेकिन ये सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनमें जुनून होता है कुछ कर दिखाने का। एक ऐसी ही सेवा है देश रक्षा, जो युवाओं को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है, जहां पर भारत की 3 प्रतिष्ठित सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अपनी सेवा देने का मौका मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको एनडीए परीक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे एनडीए क्या है, कैसे करें, क्या योग्यता होनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। आज इसी विषय पर चर्चा करने और हमारे साथ एनडीए परीक्षा संबंधित और भी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है बेहद ही खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर एससी जोशी, जो एक्स प्रिंसिपल हैं एनडीए खड़गवासला पुणे में। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा हमें भी। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी है क्या? जैसा आपने अपने संबोधन में बताया कि ये तीनों जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की विंग्स हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इनके अफसरान के लिए एक साथ ट्रेनिंग की जाती है, जॉइंट ट्रेनिंग। इस जॉइंट सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने बताया भी, वो ये रहा है कि युद्ध के समय में जो ये अफसर हैं आर्मी के, एयरफोर्स और नेवी, जब ये एक साथ 3 साल ट्रेनिंग करेंगे तो इनका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। उस तालमेल को अच्छा बनाने के लिए ये जॉइंट सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमी। तो सर, ये तो आपने बात की कि उद्देश्य क्या था संचालित करने का, तो इसके अलावा एक बात ये आती है सबसे पहली कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर कोई युवा चाहता है वो एनडीए की परीक्षा दे, तो उसके लिए उसको क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है? कौन सी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए उनको 12वीं पास, 12th पास होना चाहिए, या जिस समय वो अपियर हो रहे हैं वो 12वीं कक्षा में यानी 12th में पढ़ रहे हो। इसके बाद बात आती है आयु सीमा की। तो कौन सी ऐसी एज लिमिट होनी चाहिए या कौन सी आयु वर्ग ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट ये एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं? जैसा आप सभी जानते हैं कि 12वीं करते करते जो हमारा युवा वर्ग है वो 16 वर्ष से ऊपर हो जाता है। तो 16.5 से 19 वर्ष के बीच में जो पैदा हुए हैं, जिनकी ये रेंज होती है, वो इसको एलिजिबल है उसके लिए। 12th पास करने के बाद अगर कोई भी युवा इंट्रेंस एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए वो एक नया अवसर हो जाता है। और अगर बात एनडीए की जाए तो उसके लिए क्या क्या ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उन युवाओं को? जितने भी मेरे अनुभव से जितने भी कैरियर ऑप्शंस हैं, उसमें एनडीए को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। जिस किस्म की यहाँ ट्रेनिंग होती है, जैसे अफसरान बनते हैं, और उसके लिए जो आपकी तैयारी है या जो आपने क्वालिफ़िकेशन पूछी, उसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि जो 12वीं पास है इंडियन आर्मी के लिए आपकी 12th इक्विवेलेंट होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे बोर्ड्स हैं, तो 12th इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट। लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए आपकी फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई अनिवार्य है। बाकी फिर से आप रिपीट करिए क्या? सिलेबस की सर हम बात करते हैं तो सिलेबस इसका जो है वो 10वीं, 11वीं और 12वीं का आप समझ लीजिए सबका मिश्रण है। सर, एनडीए एग्ज़ाम जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसके लिए पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो किस तरीके की
जो तैयारी है वो युवा करे इस क्षेत्र में? उसके लिए जो आपके पेपर्स हैं, एक तो मैथमेटिक्स का है, ठीक है, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, उन सब के लिए जो कुछ भी आपने 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ा है वो पर्याप्त होता है। उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो उसी किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मैथमेटिक्स अच्छी रखिए और इंग्लिश का सामान्य ज्ञान भी चलेगा और बाकी जनरल नॉलेज वो रखिए। ये आपके लिए क्लियर करने के लिए काफ़ी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आई रिपीट ऑल्सो, I will complete it, I will repeat it, that be the science background or be the arts background, both are eligible. और उसके लिए आपकी जो न तो मार्क्स की कोई लिमिटेशन है कि इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, आपके 12वीं पास होने चाहिए और आप एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, आप इसको क्लियर कर सकते हैं बशर्ते आपके अंदर आर्म फोर्सेस में जाने का जज्बा है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे ख्याल से वो जज्बा है। ये बहुत सही आपने बात कही कि जज्बा होना ज़रूरी है, क्योंकि देश की सेवा करना इतना आसान नहीं है। अभी बात हुई कि एंट्रेंस एग्ज़ाम वो क्लियर करता है, लेकिन उसके बाद अगर किसी युवा ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो उसके बाद क्या प्रोसेस होती है सिलेक्शन की? एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा लगभग 300 कैडेट्स साल में 2 बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला जाते हैं, जनवरी और जुलाई के महीनों में। तो इनके लिए तैयारी, जब आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB जो 5 दिन चलता है, सर्विसेज एकेडमीज़ होती हैं, उनके SSB बोर्ड्स होते हैं, वो क्लियर करना पड़ता है। और उन 5 दिनों में उसकी इंटेलिजेंस, उसकी मोटिवेशन लेवल, लीडरशिप और फिजिकल क्वालिटीज़ को एसेस किया जाता है। सही, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से जो 5 दिन का SSB है उसमें बच्चों को किस तरीके से परखा जाता है। इसके अलावा सर, आजकल की अगर बात की जाए, जो 12th बेस पे एग्ज़ाम होते हैं उसमें नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उसका उनका माइंडसेट उस तरीके का रहता है। लेकिन अगर कोई बच्चा NDA की तैयारी कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जनरल नॉलेज है, इसके अलावा भी बहुत कुछ, तो उसके लिए युवा कैसे तैयार हों? और जैसा आपने कहा कि जो सिलेबस है वो लगभग वही होता है जो आपके 11th 12th के लिए, कोई आपको एक्स्ट्रा करना नहीं है। बाकी डिटेल्स में मेरे लिए इसलिए मुश्किल होगा समय को देखते हुए कि जैसे मैथमेटिक्स का है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, तो सिलेबस तो आजकल आपको नेट पे सारे मिल जाते हैं। जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप NCERT से रिलेटेड जो बुक्स हैं 10th 11th और 12th की, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए उनको एक बार देख लीजिए। और बाकी जो आपकी आम पढ़ाई होती है साइंस और आर्ट साइड की, वो काफ़ी है। और जहाँ तक जनरल नॉलेज का सवाल है, उसके लिए रेगुलरली वो अपना न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आपके जो अच्छी पत्रिकाएं आती हैं उनको पढ़ें और करंट अफेयर्स के टच में रहें। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से अपने जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं? उसके लिए देखिए, आपके आजकल नेट पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। मैं अपने अनुभव से कहूँगा कि आपको न्यूज़पेपर्स और जो स्टैंडर्ड मैगजीन्स हैं उनको पढ़ते रहिए, और एक कोई जो जनरल नॉलेज से बुक्स हैं जो अपने देश से संबंधित हैं, स्पोर्ट्स की घटनाएं हैं, जो भी आपके अलग देशों के बीच में कन्फ्रंटेशंस हो रहे हैं, थोड़ा सा उसकी आप ज्ञान रखिए। मेन आपका क्रैक करने का मैं समझता हूँ मैथमेटिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो आपके कट ऑफ से ऊपर ले आता है। UPSC द्वारा जो NDA एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन तो युवा भर सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो क्या उसे भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं या उसे कंडक्ट किया जा सकता है ऑनलाइन? आप मुझसे पूछ रही कि आगे ऐसे किया जा सकता है? फिलहाल तो ये आपका
ऑनलाइन नहीं होता। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, फ़ी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा जो है वो आपकी फिजिकल प्रेजेंस से ही होती है। सर, अगर क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी भाषाओं में ये प्रिंट होता है? मीडियम इंग्लिश रहता है, क्योंकि आर्म फोर्सेस की जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और वो इसलिए है कि देश के हर कोने से बच्चा आता है, तो वो एक मान के चलते हैं कि ये हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, वर्किंग लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, तो इंग्लिश ही उसका मीडियम रहता है। और एनडीए में जाने के बाद भी जो ट्रेनिंग होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है। भारतीय सेना का कोई भी वर्ग अगर हम देखें तो उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम एनडीए की बात करें तो क्या इसमें भी इतना ज़्यादा ज़रूरी इसे समझा जाता है? सभी आर्म फोर्सेस में फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, और एनडीए के लिए भी उनके लगभग वही मापदंड है। एक हाइट, उसकी लंबाई निर्धारित है, और इसी तरीके से वेट निर्धारित है, और जो उसका विज़न है वो विज़न आपका 6x6 या 6x9 के बीच में होना चाहिए। तो ये मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन एक जो एवरेज तरीके से फिट है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस है, ओवरवेट नहीं है, अंडरवेट नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। और एक हाइट है, हाइट डिफाइंड है, इसी तरीके से वेट डिफाइंड है। जैसे अपने दर्शकों की जानकारी के लिए 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर से 162 सेंटीमीटर के बीच में, और चूँकि ये जॉइंट सर्विसेज विंग है, एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा, चूँकि उनको कॉकपिट में बैठना पड़ता है, तो उनकी टांगों की लंबाई और बैठने के बाद जैसे हम बैठे हैं ये लंबाई में ये लगभग 3 फीट और ये 4 फीट, क्योंकि जो यूज़ करते हैं टूल्स को वो आसानी से कर पाते हैं। आजकल अधिकतम एग्ज़ाम में देखा जाता है नेगेटिव मार्किंग होती है, एनडीए में भी ये सब चीज़ें हैं। एग्ज़ाम अगर कोई देता है तो नेगेटिव मार्किंग या कट ऑफ के बारे में आप बताएं, क्योंकि हर एक पेपर में कट ऑफ या फिर पास होना ज़रूरी है एनडीए का जो एग्ज़ाम अगर कोई युवा देता है। संध्या जी, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात मेरे मन में रहेगी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि चूँकि मैं इस समय संबोधित कर रहा हूँ और प्रोत्साहित कर रहा हूँ, आई एम मोटिवेटिंग जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि के बच्चे हैं आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, तो ये मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, कि पहाड़ में जनरली ये माना जाता है लंबाई के ऊपर, हाइट के ऊपर। तो जो मैंने आपको 157 सेंटीमीटर बताई थी, पहाड़ के हम लोग जो हैं हमारे लिए 5 सेंटीमीटर की रियायत होती है, क्योंकि ताकि अगर मैंने 157 बोल दिया तो कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो उसमें वो रहता है। तो ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए मैं सोचती हूँ कि एक वरदान की तरह साबित होगा। कई और स्टेट्स के लिए बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हाइट में वो मात खा जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की मैं नेगेटिव मार्किंग्स है, वेरी मिनिमम नेगेटिव मार्किंग्स है, और उस ऑप्शन के अंदर जो पहला पेपर होता है इनका जनरल एबिलिटी टेस्ट वगैरह, उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर है, अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आए तो आपका अगला पेपर नहीं जाया जाता। जो आपने पूछा वो मैंने, जैसे आपका आईएएस में भी होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, कि एक पेपर में अगर आप नहीं क्लियर करते तो आगे की नहीं जांची जाती। डिजिटल युग आज के युग को माना जाता है, और अगर वर्तमान की अगर हम बात करें, कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हो गया तो बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस के ज़्यादा आदी हो चुके हैं। एनडीए की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एंट्रेंस की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इसको कितना सार्थक मानते हैं जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। प्रश्न थोड़ा पेचीदा पूछ लिया आपने, क्योंकि मैं शिक्षक भी रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ। शिक्षक होने के नाते मैं ज़्यादा कोचिंग पे विश्वास नहीं करता। जैसा मैंने आपको बताया, सिलेबस इतना कठिन नहीं है, बच्चा परिश्रम करे, कोचिंग से, मेरे ख्याल से आप कोचिंग से ही पूछें, ऑनलाइन जो भी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोचिंग से आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मिलता है, आप समय देते। तो मैं तो अपने पहाड़ के जो दूर दराज गाँवों के बच्चे हैं
उनको बोलूँगा कि आपको सुविधा नहीं भी मिलती है तो आप कहीं पर भी डिसएडवांटेजेस नहीं होते। आपकी किताबों में, नेट पे इतना आपके पास मसाला है कि आप उससे तैयार कर सकते हैं। उन कोचिंग संस्था से सिर्फ आपको ये होता है कि थोड़ा सा आप समय से बंध जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है और आपका दृढ़ निश्चय है, शुरू में आपने कुछ ऐसा बोला था कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो दृढ़ निश्चय है, तो एज ए स्टूडेंट जो मैं रहा, एज ए टीचर जो मैं रहा, इसको मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। अच्छा, वैसे लड़कियों के लिए कहा जाता है कि आजकल लड़कियां कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए तो यहाँ पे लड़कियों को वो स्थान नहीं दिया गया है, लड़कों को ज़्यादा इसमें अहमियत दी गई है। तो क्या सोचते हैं आप, भविष्य में अगर लड़कियों के लिए इसमें कोई जगह है या फिर क्या वजह है कि लड़कियों को जगह नहीं मिल पाई है? आपने कंधे से कंधे मिलाकर कहा, मैं तो सोचा हूँ कंधे हमारे कंधे से ऊपर चलकर अच्छा कर रही हैं, लड़कियाँ आजकल अच्छा कर रही हैं। एनडीए अब समय बदल रहा है, अभी तक एनडीए में नहीं है आज की डेट पे ट्राई सर्विसेज में। जैसा आप जानती हैं कि इनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही आती थी, ओटीए चेन्नई में इसका है, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अब उनको परमानेंट कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। और आजकल लड़कियां किसी मायने में पीछे नहीं हैं, फाइटर प्लेन्स चला रही हैं, एयर इंडिया के जहाज़ एक कोने से दूसरे कोने विश्व में ले जा रही है। मेरे ख्याल से समय आएगा कि लड़कियां भी कॉम्बेटेंट फोर्स, दो होते ना आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, अभी आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव में, सिग्नल में, एजुकेशन में, वो दिन दूर नहीं है जब वो कॉम्बेटेंट में आएंगी, यानी लड़ाई के मैदान में आगे खड़े होकर लड़ेंगी। मुझे पूरा विश्वास है, दो लड़कियों का पिता होने के नाते लड़कियां जरूर आएंगी। आज की डेट पे नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वो मिथ टूट रही है धीरे धीरे कि उनमें भी वो क्षमता है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। आजकल युवाओं के पास बहुत सारे ऑप्शन है, 12th के बाद डॉक्टर वो बनना चाहता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस रहता है एक कॉलेज से आने वाले युवा और एक एनडीए से निकले हुए युवा में, क्या डिफरेंस आपको लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पहले तो युवा शक्ति भारत में अच्छा कर रही है, लेकिन अच्छों में भी कोई बहुत अच्छा करता है। तो मैं समझता हूँ जो माता पिता अपने बच्चों को आर्म फोर्सेस में भेज रहे हैं और जो बच्चे खुद जा रहे हैं, माता पिता प्रोत्साहित करते हैं लेकिन बच्चा अपने जज्बे से जाता है। फ़र्क मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जिस समय हम टीवी पे बैठ के युद्ध को देखते हैं या किसी क्षेत्र में दंगाई हो रहे हैं और फौजी जो जाके उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उस समय वो जान पे खेलता है। तो इनके अंदर सबसे बड़ा गुण है बलिदान करने का। दे कैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ, अपने लिए, देश के लिए, अपने साथियों के लिए, वो उससे नहीं हिचकता। इससे गलत ना समझे कि और फील्ड वाले बच्चे ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन आर्म फोर्सेस का जो एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जिससे आप उसको बखान कर सकते हैं उनका गुण, वो है बलिदान, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से करते हैं, सम्मान से करते हैं। और दूसरी चीज़, चूँकि मैं फौजी का बेटा भी रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सम्मान महिलाओं को देते हैं। तो ये उनका किसी भी रैंक का होगा, सामने महिला होगी, वो उठ के उसको सम्मान देता। तो सम्मान, बलिदान, ये चीज़ मैं इनके साथ जोड़ना चाहूँ। आपने ये चीज़ तो कही, उसके अलावा एक डिफरेंस ये भी है कि जो कॉलेज से जो युवा निकले हैं वो अपने रूटीन से चलते हैं, लेकिन अगर एक युवा एनडीए की तैयारी कर रहा है, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको रूटीन भी उसका बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो अनुशासन उसके अंदर होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें होनी उसके अंदर चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए, अनुशासन तो 3 साल में ऐसा सिखा देते हैं कि जब माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं निकल के, हमारे पहाड़ के बच्चे आते हैं दुबले पतले से, सब कुछ, अंग्रेज़ी भी नहीं बोल पाते उसमें ढंग से, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब निकलता है वो स्टील होता है, फौलाद बन जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो आपको मोल्ड कर देती है। तो उसकी कोई क्या रूटीन से आया, कैसे, उसको चिंता नहीं करनी है।
मैं तो कहूँगा अपने बच्चों से एनर्जी लगा दीजिए। 18 अप्रैल के शायद इनका पेपर है पहला जो होने वाला है, रजिस्ट्रेशन तो ख़त्म हो गया। सारी एनर्जी झोंक दे, 6 से 8 घंटा डेली अपने को उसको करें। अभी चिंता मत करिए, उनके सारी फिजिकल फिटनेस, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग सब हम सिखाए, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन है कि आम आदमी को भी खास बना देती है। उसकी चिंता ना करके सारा फोकस अपनी जो सब्जेक्ट्स बताए मैंने, मैथ्स, फिजिक्स और जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस पर रखें। एनडीए के बारे में तो आपने तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा के रूप में हैं अभी, अगर मैं मानूं तो आप अपने सफ़र के बारे में कैसे बताना चाहेंगे? एक एक्स प्रिंसिपल हैं आप अभी वर्तमान में, तो ये प्रिंसिपल बनने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मैंने जैसे शुरू में बताया कि शिक्षक रहा हूँ मैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मेरा पैशन था। फ़ौज में जाने की एक बड़ी तमन्ना रही और इत्तेफाक से पूना, जहाँ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, वो मेरा जन्मभूमि है। मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स फ़ौज में थे, वो वहीं थे, तो मेरे मन में था कि फ़ौज में जाना। लेकिन मुझे उससे बड़ा सौभाग्य मिला कि कैडेट्स की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का। तो मैं कोशिश करता रहा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं एनडीए के अंदर जाऊंगा। तो यूपीएससी के थ्रू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एनडीए में सिलेक्शन हुआ और लगभग 2 दशक तक बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। एनडीए देखना ही अपने में एक सौभाग्य है और ट्रेनिंग का हिस्सा बनना, और लगभग मैं समझता हूँ 12 से 13 हज़ार कैडेट्स की ट्रेनिंग का मैं हिस्सा बना। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। जहाँ पैदा हुए, जो मेरी इच्छा थी, वो सब पूरी हो गई। कि वर्तमान समय में यदि आपके अंदर प्रतिभा है और जज्बा है तो इससे बढ़िया कैरियर कोई नहीं है। आप स्पोर्ट्स से लेकर हिंदुस्तान के क्या, विदेश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और जो सुविधाएं हैं उनको उठा सकते हैं। मैं चाहूँगा पहाड़ में हर बच्चा इसका पहला प्रयास करे। और मैं फेसबुक पे भी हूँ और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। जब भी कोई बच्चे कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, वहाँ क्या तकलीफ़ें आएंगी, कैसे उससे निकलना चाहिए, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको निःशुल्क दिन रात उस तरफ प्रेरित करूँगा। यही मेरी इच्छा है और यही शुभकामनाएं मैं यूथ को देता हूँ कि अगली बार जो एग्ज़ाम हो रहा है, अधिक से अधिक बच्चे पहाड़ से निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एनडीए परीक्षा संबंधित जितनी भी आपने जानकारी रखी, मेरा मानना है कि जो भी हमारे युवा हैं वो देखकर वाकई प्रेरित ज़रूर हुए होंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एससी जोशी, जिन्होंने एनडीए परीक्षा संबंधित सारी जानकारी हमारे सामने रखी, जिससे कि युवाओं के मन में कन्फ्यूज़न जो है एनडीए परीक्षा को लेकर, वो आज के कार्यक्रम के माध्यम से दूर हुई होगी। दोस्तों, कोई भी राह आसान नहीं होती, बस मन में जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। इसलिए जिन युवाओं ने सोच लिया है कि हमें एनडीए की परीक्षा देनी है, तो वो अभी से तैयार हो जाइए देश सेवा के लिए। ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, बल्कि ज़िद होनी चाहिए कि मुझे एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना ही है। अगर आपकी इच्छा है कि आप देश की सेवा करें, तो आपको एनडीए से प्रशिक्षण लेना होगा, जहां आपको भारत की सुरक्षा के लिए योग्य बनाया जाएगा, जहां आपको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आप देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाने तक से भी नहीं डरेंगे। अगर आप देश की सेना में जाने के लिए तत्पर हैं, तो एनडीए परीक्षा आपके सपनों के दरवाजे ज़रूर खोलेगा। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी एक और कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी संध्या सेमवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।